हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम अपना जीके का पार्ट 7 करते हैं, जिसमें मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है उसके ऊपर हम पहले उसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। इसका काफ़ी दिन से डिमांड आ रही थी इसके बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के भी काफ़ी चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज़ अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो अप्रूव्ड किसने करी है? यूनियन कैबिनेट ने, चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है। द एम ऑफ द पॉलिसी इज़ टू पे वे फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन द स्कूल एंड हायर एजुकेशन इन द सिस्टम। अब देखिए, इस पॉइंट से एक चीज़ हमें पता चली है कि यूनियन कैबिनेट का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर जो भी होता है वो हमारा यूनियन कैबिनेट का चेयरमैन भी होता है। ठीक है। और इस पॉलिसी की जो एम क्या है? हमें ट्रांसफॉर्म लाना है किसमें? स्कूलिंग सिस्टम में और अपने हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। आई होप कि पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 विल रिप्लेस द 34-year-old नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE, जो हमारी पहले थी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 का। उसके बाद अब 34 ईयर बाद उसके अंदर रिफॉर्म करा है, जिसको नाम अब क्या दे दिया गया है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं हम। The 10+2 school curriculum will be replaced by 5+3+3+4 curriculum structure। मतलब जो हमारा अब जो करंट सिस्टम है उसमें क्या है कि हमारी 10th को एक अलग कैटेगरी में रख दिया जाता है, फिर 10th के बाद 11th-12th को एक अलग कैटेगरी में, क्योंकि 10th तक हम सब कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे 11th-12th में स्पेसिफिकेशन हो जाती है, जैसे साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम या आर्ट साइड हो जाती है। तो इस सिस्टम को रिप्लेस कर दिया जाएगा 5+3+3+4, जिसमें हमारी जो एज लिमिट्स होगी वो 3 to 8 आएगा 5 में, 8 to 11, फिर 11 to 14, 14 to 18। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेशनल कैरिकुलम एंड फिडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विल बी डेवलप्ड बाय NCERT फॉर चिल्ड्रन ऑफ द एज अप टू 8 years। दिस फ्रेमवर्क विल बी डिलीवर्ड थ्रू आंगनवाड़ीज़ एंड प्री स्कूलिंग विद ट्रेंड टीचर एंड वर्कर्स। इसमें जो है, जो अर्ली चाइल्डहुड मतलब स्कूलिंग स्टार्ट होने से पहले जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करा जाएगा, जिसको कौन तैयार करेगा? NCERT, जिसमें हमारी ट्रेनिंग कौन देंगे? आंगनवाड़ीज़। नेक्स्ट पॉइंट है, द NEP फोकसेस ऑन डिलीवरी ऑफ द एजुकेशन इन द मदर टंग एंड द रीजनल लैंग्वेज एटलीस्ट टिल द ग्रेड ऑफ 5 बट प्रिफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड। मतलब ये है कि इसमें जो बेसिक एजुकेशन जो होगी, मतलब 5th क्लास तक जो होगी, उसमें मदर टंग जो भी होगी, मतलब जिस रीजन में, जैसे कि हमारे साउथ में जैसे कहीं कन्नड़ बोली जाती है तो उनकी 5th तक एजुकेशन कन्नड़ में होगी, और या फिर उनकी मदर टंग, या जैसे कि यहाँ आपकी हिंदी है नॉर्थ इंडिया की, तो हिंदी में होगी, प्लस एक इंग्लिश को भी प्रेफरेंस दी जाएगी। तो बेसिकली मतलब उनकी मदर टंग में अगर वो करना चाहते हैं तो मदर टंग में भी अवेलेबिलिटी होगी 5th स्टैंडर्ड तक या फिर 8th स्टैंडर्ड तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इज़ टू बी स्टैब्लिश्ड फॉर डिजिटली स्टोरिंग एकेडमिक क्रेडिट्स अर्नड फ्रॉम द डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सो दैट दीज कैन बी ट्रांसफर्ड एंड काउंटेड टूवर्ड द फाइनल डिग्री। इसका मतलब है ये आपका एक बैंक क्रेडिट्स की तरह, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है उसी की तरह एक एकेडमिक क्रेडिट बन जाएगा। जैसे कि आपने कहीं एडमिशन लिया है किसी BSc की डिग्री के अंदर या BA की डिग्री के अंदर, तो आप अगर 1 साल के बाद उसको ड्रॉप करना चाहते हैं, कुछ और आपके लिए काम आ जाता है, तो आप उसे ड्रॉप कर देते हैं 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद। तो आपको वहाँ पर जो उसके क्रेडिट्स होंगे उस ईयर में जितना आपने वर्क किया होगा उसके हिसाब से आपको क्रेडिट मिल जाएंगे 1 ईयर के, और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, और अब आप कुछ साल बाद भी अगर वापस लौट के उस कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको वापस दोबारा से उसमें पार्ट नहीं लेना होगा, आप फिर सेकंड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। एक तरह से आपका ये एकेडमिक क्रेडिट्स स्टोर हो जाएगा, मतलब वो लॉस नहीं हो रहा है। अब सिस्टम में क्या होता था कि अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद अगर छोड़ दिया है और फिर आप बाद में आते तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता था। जैसे कि कोई BTech है, 4 ईयर का कोर्स है, अगर वो बंदा 3 साल बाद छोड़ देता है तो उसे वापस से 3 साल दोबारा से करने पड़ेंगे। तो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जो पॉलिसी होगी उसमें ऐसा नहीं करना होगा।
ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, वो आगे आएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ at par with IITs IIM to be set up as a models as a best multidisciplinary education of global standard in the country। जो इस टाइम जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे IITs IIMs जो हैं वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम चला रही हैं। उसका मतलब क्या है कि अगर आप एक डिपार्टमेंट में किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में आपने एडमिशन लिया है तो आपके पास कुछ चॉइसेस होंगी कि आप दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरी फील्ड ऑफ एजुकेशन में भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। मान लेते हैं आपने कोई एक बीएससी इन केमिस्ट्री में एडमिशन लिया है, तो आपके पास चॉइस होगी कि एक सब्जेक्ट आप म्यूज़िक भी ले सकते हैं, आप आर्ट्स का भी ले सकते हैं। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम होगा। तो ये जो सिस्टम है ये प्रेजेंटली आईआईटीज़ और आईएम फॉलो कर रही हैं। तो ये और जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी इनको कहा जाएगा कि वो भी इस चीज़ को स्टार्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल सेटअप एज ए सिंगल ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला बॉडी फॉर द एंटायर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। एक नया हायर कमीशन बनेगा, ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा, जिसके अंदर सारे बॉडीज़ आएंगी। अब जो अलग अलग बॉडीज़ हैं, कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, कोई किसी के अंडर आती है, तो उनका एक पर्टिकुलर एक बन जाएगा उनका हायर एजुकेशन कमीशन। लेकिन उसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन, मतलब इन दोनों सिस्टम को रिमूव कर दिया गया है, वो उनका अपना सेपरेट होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में किस चीज़ को एक्सक्लूड करा गया है, मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन को। लास्ट पॉइंट देखते हैं, न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर PAR प्रकाश परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट विल बी सेट एज ए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट। एक कमेटी या फिर एक असेसमेंट बॉडी बनाई जाएगी जो सबका एनालाइज करेगी कि इंस्टीट्यूट किस तरह से वर्क करे, उनका असेसमेंट करेगी। तो इसमें प्रकाश की जो फुल फॉर्म है आपको पता होना चाहिए कि इसमें परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अगर ये पॉइंट्स याद होंगे तो उसके बेसिस पे हम ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच of whom Committee for Evaluation of New Education Policy submitted its reports in May 2016। ये जो हमारी पॉलिसी आई है 2020, ये एक्चुअल में एक जो कमेटी बनी थी 2016 में उसके बेसिस पर है। तो वो पूछ रहे हैं कि उनका चेयरमैन कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम। तो इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who among the following chaired committee for the draft of National Education Policy 2019? डॉक्टर विवेक देबराय, विवेक पंडित, KM सोनी और डॉक्टर K कस्तूरीरंगन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है D। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डिफरेंस है, वो है कमेटी फॉर इवोल्यूशन, ठीक है, जो 2016 में बनी थी, उसके कौन है TSR सुब्रमण्यम। और जो कमेटी फॉर द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 जो अब आई है, उसके कौन है D, डॉक्टर K कस्तूरीरंगन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टारगेट 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फ्रॉम द प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय विच ईयर। मतलब जो हमारे प्री स्कूलिंग से स्टूडेंट कंप्लीट करके जाएंगे, उनका जो हायर सेकेंडरी लेवल में जो उनका इनरोलमेंट होगा वो 100% करने का टारगेट रखा है। कब, 2023 से 2025, 2027 या फिर 2030 से। तो ये जो टारगेट रखा गया है ये 2030 तक रखा गया है कि जो प्री स्कूलिंग करेंगे वो सेकेंडरी में भी रजिस्ट्रेशन करें अपना। क्वेश्चन नंबर 4, एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 NMM स्टैंड्स फॉर। NMM किस पे स्टैंड कर, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम, न्यू मल्टीडिसिप्लिनरी मिशन और नेट मार्केट मार्कर। इसका करेक्ट ऑप्शन है नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI दैट विल एक्ट एज ए सिंगल ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला बॉडी फॉर एंटायर हायर एजुकेशन डज नॉट इंक्लूड विच एजुकेशन सेक्टर। जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा वो उसके अंदर कौन कौन सी हायर एजुकेशन की बॉडीज़ को इंक्लूड करा गया है,
कौन किसको इसमें पूछा है, डज नॉट इंक्लूड किसको नहीं करा गया है, तो ए मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन, बी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, सी लीगल एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग, डी मैनेजमेंट एंड मेडिकल। तो ये हमने ऊपर पॉइंट्स में भी देखा था, मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन को इसमें इंक्लूड नहीं करा गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड मेंशन इन NEP 2020। NEP 2020 में इनमें से किस चीज़ को मेंशन नहीं करा गया है, जेंडर इंक्लूजन फंड, बाल भवन। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड मेंशन इन NEP 2020, जेंडर इंक्लूजन फंड, बाल भवनास, सामाजिक सेंटर केंद्र, जोनल टैलेंट हंट। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है वो इन चारों में से कौन सी जो चीज़ है जिसको इंक्लूड नहीं करा गया है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है जोनल टैलेंट हंट, ये नहीं करा गया है। अब आपको इसमें ये करना है, ये जो तीनों पॉइंट हैं, जेंडर इंक्लूजन फंड, बाल भवन और सामाजिक सेंटर केंद्र, इनके बारे में देख लेना है कि क्या क्या हैं ये, ठीक है। इसके ऊपर आपको थोड़ा सा गूगल सर्च करना है। जब आप गूगल खुद से करते हैं या फिर खुद कुछ ढूंढते हैं तो आपको और अच्छे से याद होता है, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट को आपको खुद से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल असेसमेंट सेंटर प्रकाश will be set up as a standard setting body. What does letter R stands for प्रकाश? मैंने कहा था ना, इसमें आपको फुल फॉर्म देख लेनी है इसकी, प्रकाश की। तो R किस पे स्टैंड करता है, रिवाइज, रेशनल, रिव्यू एंड रिवाइवल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है सी, रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2021 विल बी डेवलप्ड बाय NCERT, AICTE, IITs एंड NITs और NCTE। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है NCERT, ये भी हमने ऊपर पॉइंट्स में पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट इन स्कूल फ्रॉम विच ग्रेड दैट विल ऑल्सो इंक्लूड इंटर्नशिप। इसमें लिखा है, इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है उसमें बताया गया है कि इंटर्नशिप जो लोग अब मतलब कॉलेज लेवल पे करते हैं उनको अब स्टार्ट कर दिया जाएगा स्कूल लेवल पे। तो ये पूछा गया है कि किस लेवल से स्टार्ट करा गया है, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 6 और ग्रेड 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्रेड 6, मतलब 6 क्लास से ही बच्चों को इस तरह से इंटर्नशिप कराई जाएगी, मतलब कहीं विजिट कराया जाएगा या फिर जो जिस तरह की चीज़ें वो पढ़ रहे हैं उस तरीके उनकी इंडस्ट्री या फिर कोई मतलब उससे रिलेटेड उनको काम कराया जाएगा। जैसे कि उन्हें अगर कोई कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है तो कंप्यूटर से रिलेटेड उन्हें कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल कैरिकुलम इज रिप्लेस्ड बाय विच कैरिकुलम स्ट्रक्चर। इनमें से किसको रिप्लेस करा गया है, 10+2 को किससे रिप्लेस करा गया है। तो ये भी हमने ऊपर पॉइंट्स में देख लिया था। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 5+3+3+4। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रिगार्डिंग मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन इन अंडर ग्रेजुएट स्ट्रीम विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली। देखिए इसमें वो जो मैं आपको ऊपर पॉइंट बता रहा था कि इसमें एक पॉइंट रह गया है, वो इस चीज़ के ऊपर पूछा गया है कि इसमें जो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट वाली सिचुएशन होगी। तो देखिए मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का मतलब ये है कि जैसे कि आपने कोई 4 ईयर का कोर्स लिया है तो आप 1 ईयर के बाद भी छोड़ सकते हैं, 2 ईयर के बाद भी छोड़ सकते हैं, और ऐसे ही अगर आपने 2 ईयर के बाद छोड़ा तो आप 2nd ईयर के बाद मतलब 3rd ईयर में एडमिशन भी ले सकते हैं। तो मल्टीपल एंट्री हो जाएगी उसमें कोर्स में और मल्टीपल एग्जिट हो जाएगा। अब इसमें ये एक चीज़ कही गई है कि अगर आपकी जैसे 4 ईयर का कोर्स है या फिर आपने जैसे आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, तो ग्रेजुएशन में अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी एक डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, मास्टर्स के लिए जाना है, PhDs के लिए जाना है, तो अगर आप 4 ईयर की कर लेंगे तो आप डायरेक्टली PhD के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब रिसर्च के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसमें ये कंडीशन कही गई है कि 4 ईयर का अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप डायरेक्ट रिसर्च में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट को आपको और याद रखना है। अब देखते हैं इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। 1 सर्टिफिकेट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, ये भी सही है, 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 एडवांस डिप्लोमा आफ्टर 2 ईयर, ये भी सही है, एडवांस डिप्लोमा मिलेगा आपको 2 ईयर के बाद। 3 बैचलर्स डिग्री आफ्टर 3 ईयर, ये भी सही है। 4 बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च आफ्टर 5 ईयर, तो ये गलत है।
आपको बैचलर की डिग्री 3 साल बाद मिल जाएगी, लेकिन आपको 4 साल बाद रिसर्च के लिए एलिजिबल भी हो जाएगी, मतलब एज अ रिसर्चर आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो वो 4 ईयर का है ना कि 5 ईयर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ अच्छे पॉइंट्स मिले होंगे और अच्छे क्वेश्चंस मिले होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशन देना कि क्या वीडियो बनानी चाहिए, नेक्स्ट किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर।